हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 29 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। पहली न्यूज है नरेगा से, जहां पे ये बताया जा रहा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो ऐप आनी थी जिसमें अटेंडेंस कैप्चर करी जानी थी नरेगा वर्कर्स की, उसको रोल आउट किया गया है अलवर राजस्थान में। ये डिस्कशन हुआ लोकसभा में और स्टेट ऑफ फॉर रूरल डेवलपमेंट साध्वी निरंजन ज्योति हैं, उन्होंने इसको जवाब दिया कि अलवर राजस्थान में पायलट टेस्टिंग के आधार करने के बाद उसको अप्लाई कर दिया गया और साथ ही साथ बाकी स्टेट्स और यूटीज में भी बाद में आएगा। फिलहाल के लिए ये अलवर राजस्थान में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ एक और सवाल उठता है हम सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कि नरेगा की स्कीम के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सवाल बन जाते हैं। और अगर चेंज इस तरीके का हो जहां पे टेक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो रूरल या फिर जो हमारी जनता है रूरल इलाके में, जो अधिक मेजोरिटी में यही काम करते हैं और इन्हीं को जॉब मिलती है नरेगा में, तो उनके लिए कितना ये पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी कई सारी समस्याएं हैं नरेगा को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या है फंड्स की, जहां पैसा लोगों को समय पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद लोगों को जॉब प्रॉपरली नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी जनवरी का डेटा आया था जहां पे बताया जा रहा है कि जनवरी में सबसे कम परसेंटेज में लोगों ने काम मांगा। ठीक है, काम ना मांगने के कारण ये थे कि कोविड के बाद समय ठीक हो गया, लोग अपने काम पे वापस चले गए। दूसरा कारण ये है कि फंड्स उनको समय से नहीं मिलते हैं। तीसरा ये है कि जॉब उनको नहीं दे पा रहे हैं नरेगा के अंदर। तो अब हमने चौथा एस्पेक्ट टेक इसमें जोड़ दिया, जहां पे अटेंडेंस आपकी जियो टैग फोटोग्राफ के साथ साथ आपकी रियल टाइम अटेंडेंस भी लगा करेगी। अगर ये सारी चीजें कर दी जाएंगी तो रूरल इलाके में जो हम काम करना चाहते हैं नरेगा के हवाले से लोगों को काम मिलता है, उनके घर चलते हैं। ऑलरेडी वेजेस का प्रॉब्लम है ही, तो अगर हम टेक को और जोड़ देंगे तो कितना फायदा होगा। इस लिहाज से मेंस के पर्पज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरी समझ से। तो उसको इस पैराडाइम में आप पढ़िएगा, जहां पर नरेगा एक तो स्कीम ऐसी है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बढ़िया स्कीम रही है। कोविड ने बहुत साथ दिया लोगों का, लेकिन अब हम उसमें टेक जो जोड़ रहे हैं उसका क्या फायदा होगा, इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, हिंदू वाले एडिशन में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी, और कल भी डिस्कस किया था। तो उस लिहाज से आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। फिलहाल के लिए ये अलवर राजस्थान में अप्लाई कर दिया गया है ऐप, और कुछ समय बाद और स्टेट्स में भी आएगा। तो आपको ये पता करना है कि ये टेक जितने एस्पेक्ट जुड़ते जा रहे हैं, इससे फायदा होगा या नुकसान, इसके लिए आप एक सवाल तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इजराइल में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमारे देश में होने वाले प्रोटेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो चिंता का विषय है उससे जुड़ता हुआ सा है। वो क्या है कि पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रपोज ओवरऑल ऑफ जुडिशरी। ओवरऑल मतलब कुछ चेंजेस किए जाएंगे जुडिशरी में, कैरी अ मैसेज दैट रेजोनेट्स बियॉन्ड इजराइल। और इजराइल की जो इजराइल की समस्या और उसको बाहर ले जाता है, कई देशों से रिलेट करता है। वो क्या है? द स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन इजराइल अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्रपोज लेजिस्लेशन ऑन द कंट्रीज जुडिशरी, forcing them to back down on a day of panic in Tel Aviv. It speaks of the limit of which the people can take in for granted by elected leaders. Okay, हो क्या रहा है कि वहां भी जो जुडिशरी है उसके सिस्टम में कुछ परिवर्तन करने की बात है, एक बिल लाने वाले थे, उसको रोक दिया गया है। वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी के चलते लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये उनके बेसिक लॉ पे थ्रेट है। और वैसे भी वेस्टर्न रीजन को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉलिसीज रही है काफी धुरंधर, काफी ड्रामेटिक रही है। तो एक तो बहुत चिंता है कि क्या होगा भविष्य में, क्या होगा। और साथ ही साथ जो नेसेट है, जो वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता है, एक तो उसके ऊपर भी जो अधिकार है, डेमोक्रेसी जो कहीं बनती दिखती है, वो कहीं लैप्स ना हो जाए, ये एक चिंता का विषय है वहां के लोगों में। और इसीलिए वो जुडिशियल रिफॉर्म को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीनवाइल प्लान्स बाय द नेतन्याहू गवर्नमेंट टू एक्सपैंड सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक में उनके इरादे हैं कि वो अपने सेटलमेंट को एक्सपैंड करेंगे, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जूइश डायस्पोरा है, साथ ही साथ वहां पे और भी इलाकों के लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो डेमोक्रेसी छिन ना जाए। ओवर द लास्ट 12 months the world has been पीपल्स प्रोटेस्ट इन श्रीलंका, ईरान, फ्रांस एंड इवन चाइना एंड नाउ इजराइल। तो ये जो आर्टिकल राइटर कहते हैं कि प्रोटेस्ट हुए श्रीलंका में, ईरान में, फ्रांस में, चाइना में और इजराइल। तो अब आप देख रहे हैं कि कई देशों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बनता है, जहां पे लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से जा रहा है। और इस लिहाज से दो आर्टिकल हम मिलेंगे आपको एक्सप्रेस में आज। पहला है लिसन इट और दूसरा है ये इजराइल ऑन एज। ये दोनों ही सेम बात कह रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक और भी न्यूज आर्टिकल ये है
कि प्रोटेस्ट इन इजराइल अ डेमोक्रेसी एट वर्क सेज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। और सुप्रीम कोर्ट जज है जिनका नाम है एलन नागेश्वर राव, जो इजराइल गए थे, उनको बुलाया गया था और एक कॉन्फ्रेंस हुई जेरूसलम में जहां पे उनसे राय मांगी गई वहां की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ऐसी हवा भी है कि इजराइल की डेमोक्रेसी में ये बात है कि हम उनको इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इमरजेंसी जो हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, उसको शायद फॉलो करने की बात भी है। उनसे राय मांगी गई, उन्होंने इस बात को कहा कि वो वहां का सिस्टम जो है वो अनरिटन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है सॉरी वो अनरिटन है, पहली बात तो ये। और इजराइल हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द यूनिकेमरल लेजिस्लेटिव बॉडी the Knesset, but a deep history of separation of powers. The Supreme Court is the arbiter of the rights not written in a constitution like ours is. और जैसे कि हमारे यहाँ का संविधान है, जिसमें संविधान में एक अच्छी बात ये है हमारे देश की कि उसमें सुप्रीम कोर्ट और काफी बड़ी बड़े जो राइट्स हैं जुडिशरी के हो चाहे पार्लियामेंट के हो, रिटन है, लिखे गए हैं। लेकिन वहां का संविधान अनरिटन है, यूनिकेमरल तो है लेकिन अनरिटन है। साथ ही साथ वहां नेसेट, जिसको पार्लियामेंट के नाम है नेसेट, उसकी पावर्स भी काफी अनडिफाइंड है, जिसकी वजह से ये जो झंझट जो समस्या वहां चल रही है वो बरकरार है, कई सालों से रही है। साथ ही साथ देयर आर वॉइसेस इन इजराइल दैट टुक टू द इंडियन मॉडल रादर देन द वेस्ट। और उनके दिमाग में ये भी है कि इंडियन मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए, ना कि वेस्ट मॉडल को, और चीजों को डिफाइन किया जाए, जुडिशरी को पावरफुल बनाया जाए। नेतन्याहू ये भी चाहते हैं कि अगर जुडिशरी में कोई चेंज होता है तो उनका जो उम्मीदें हैं वेस्ट में अधिकार करने की, वेस्ट इलाके में सॉरी, और उनका जो मेजोरिटी में आगे बढ़ने का जो कवायद है वो बढ़ सकती है, इसलिए लोग चिंता में हैं। उसके साथ इस आर्टिकल में कहते हैं मिस्टर जहांगीर इज एसोसिएट प्रोफेसर, इनका नाम है खिनवराज जहांगीर, जिन्होंने आर्टिकल को लिखा है। ये कहते हैं कि ये एक एज जैसी बात है जहां पे इजराइल अगर सही डिसीजन नहीं ले पाता है तो एक शॉक एंड ऑ वाली सिचुएशन होगी जहां पे गवर्नमेंट को बड़ा झटका भी लग सकता है। आने वाले समय में वहां पे उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, देश की कई ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जहां पे वो साथ में मिलकर के सोशल कल्चर चीजों को एंजॉय करते हैं, चाहे वो जूस हो चाहे वो इजराइल हो। लेकिन अगर आप बीच में ऐसा कोई बिल ले आते हैं जहां बीच में कोई झगड़ा क्रिएट हो रहा है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिहाज से सही चीज नहीं है। फॉर अ फुल डे इजराइल वाज ऑन द एज एंड नेतन्याहू हैड टू सस्पेंड द रिफॉर्म बिल टिल दिस समर। फिलहाल के लिए जो बिल आने वाला था वो टाल दिया गया है समर तक। देयर इज सपोज्ड टू बी अ डायलॉग एंड डिबेट until then. The opposition parties have agreed to talk where the protesting groups will continue with the weekly public protests since the bill has not been nixed, merely suspended for some time. क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ रहा है इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है। आने वाले समय में इजराइल की 75वीं एनिवर्सरी है और साथ ही साथ उनका जो समर का टाइम है, समर में जहाँ डिस्कशन होगा उसके बाद जो टाइम है वो काफी बढ़िया टाइम है फेस्टिवल्स के लिए, लोगों के मिलने के लिए। तो चिंता है लोगों के मन में। साथ ही साथ फ्रेंडली अरब स्टेट्स लाइक जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई हैव बीन concerned about the escalation of violation in the Palestinian territories and a statement by ministers in Netanyahu government against Palestine. So Palestinians के against उनकी पॉलिसी है मिस्टर नेतन्याहू की, वो दुनिया जानती है। तो उसके लिए कहीं कुछ ऐसा ना हो जो लोगों के लिए ठीक ना हो, तो वहां प्रोटेस्ट है। और ये कुछ हमारे देश में से मिलता जुलता, इसलिए हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि GS2 के लिहाज से हमारे देश में भी जो कॉलेजियन सिस्टम की समस्या है वो कुछ उनकी जैसी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ चेंजेस की बात हमारे यहाँ भी हो रही है जो भी फिलहाल ऑन पेपर नहीं है लेकिन डिस्कशन है। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पर इजराइल को लेकर के जो इंडिया का जो पक्ष रहा है उसके लिहाज से भी हमको पढ़ना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। और ऑब्वियसली जब हमारे देश के जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बुलाए गए हैं डिस्कशन के लिए, राय मांगी गई है, तो भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल है एज डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड इंटीग्रेट एयर डिफेंस टू काउंटर रशिया, सी राजा मोहन राइट्स ऑन द न्यू वार्सो पैक्ट। और ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर सी राजा मोहन ने, जो काफी रिमार्केबल आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिहाज से। आप जरूर पढ़ा करें और आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी अपने साथ रख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग वैरी ऑफ रशियन एक्सपेंशनिज्म, सेंट्रल यूरोप इज नाउ बिल्डिंग रीजनल alliances with Poland often acting as a linchpin to counter Moscow. Delhi must engage with the region. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि लिंचपिन, जो मुख्य पॉइंटर यहाँ पे है, वो किसके ऊपर है? पोलैंड के ऊपर। और एक नया वार्सो पैक्ट साइन होता हुआ दिखता है, जैसा कि आजकल वहां यूरोप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया की जो एक्सपेंशनिज्म के चलते वहां की जो छोटे छोटे देश हैं आपस में मिलके एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि अगर यूक्रेन पर अटैक हुआ है तो उनके ऊपर ना हो जाए, इसके लिए वो ग्रुप बना रहे हैं और दिल्ली को चाहिए कि वो एंगेज करे इस रीजन में, अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए। ठीक है, ये इसका नक्शल है ना। समझते हैं इसको एग्जैक्टली क्या हुआ। तो आगे
आपके लिए बता दूं कि वर्सो पैक्ट आपकी हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन जिनका डोमेन है हिस्ट्री, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। जिनका नहीं भी है वो जीएस के पर्पज से पढ़े कि एक्चुअली वर्सो पैक्ट क्या था, कौन कौन सी पावर्स इनकलकेट थी, कब हुआ, कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अगर हम गूगल की समझे तो गूगल में लिखा है वर्सो पैक्ट फॉर्मली ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहते हैं इसको, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस was a collective defense treaty signed in Warsaw, Poland between Soviet Union and the 7 other Eastern Bloc socialist republics of Central and Eastern Europe। तो कोल्ड वॉर के समय में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1955 तो एक ट्रीटी थी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में साइन हुई। ईस्टर्न का मतलब वो देश जो ईस्टर्न इलाके में आते थे यूरोप में, और वेस्टर्न इसमें और देशों का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वर्सो पैक्ट साइन हुआ। द टर्म वर्सो पैक्ट कॉमनली रेफर्स टू द बोथ द ट्रीटी इटसेल्फ एंड इन रिजल्टेड और डिफेंसिव अलायंस द वर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये वो वाला WTO नहीं है। द वर्सो पैक्ट वाज द मिलिट्री कॉम्प्लीमेंट टू द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस कॉमेकॉन, द रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईस्टर्न ब्लॉक स्टेट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ये जो हिस्ट्री आ रही है ना, ये तब आ रही है जब USSR हुआ करता था। उस समय जो ईस्टर्न ब्लॉक होता था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, तो ईस्टर्न जो सोवियत यूनियन की साइड जुड़ा हुआ और वेस्टर्न उनसे अलग, दो अलग अलग ग्रुप थे, जहां पे सोवियत यूनियन की पावर को बढ़ते हुए देख करके नाटो से बचने के लिए और आपस में एक ग्रुप बनाने के लिहाज से इस ट्रीटी को साइन किया गया था। तो अगर जब हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर के, जो मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उस केस में आपको उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। पर जीएस के पर्पज से अगर आप ये चीजें पढ़ लेते हैं और जो स्ट्रेटेजी बताई जा रही समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्री का पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मेंस में भी जीएस के लिहाज से कवर होना ही होना है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ज्योग्राफी आपकी बड़ी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि आप दो मैप देखेंगे, एक तो कोल्ड वॉर के समय की, जहां पे 1955 में पूरा वर्ल्ड मैप कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल शुरू करते हैं। लास्ट वीक द एयर चीफ्स ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन अग्री टू इंटीग्रेट देयर एयर डिफेंसेस। तो 3 देश आए, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, सॉरी 4 देश। 4 देशों ने क्या किया, अपने एयर डिफेंस को मर्ज किया, इंटीग्रेट करने की कोशिश करी टू काउंटर द रशियन थ्रेट। रशियन थ्रेट क्या है कि उनके ऊपर अटैक ना हो जाए। जो आज का मैप है वो यहाँ दिखता है, जहां पे आप नॉर्वे को देख सकते हैं, उसके बाद स्वीडन दिख रहा है हमें, फिनलैंड दिख रहा है, और एक देश बचता है डेनमार्क, ये दिखा। तो ये 4 देशों ने अपने एयर डिफेंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है रशिया के अगेंस्ट, जहां पे कोई थ्रेट हो तो हम आपस में मिलकर के लड़ सकते हैं। टुगेदर दे हैव नियरली 300 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द गोल ऑफ द 4 कंट्रीज इज टू इवेंचुअली ऑपरेट्स एज वन फोर्स। ठीक है, एक ग्रुप बनाने की कोशिश करी गई। इट इज नॉट ऑफन दैट अ कंट्री सीक्स टू कंबाइन इट्स आर्म फोर्सेस दैट ऑफ अनदर। और ये नॉट ऑफन, ऐसा हमेशा नहीं, कई बार नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता है, वॉर चल रही है तो उनको भी खतरा लगता है उन देशों को, इस वजह से ऐसा किया गया। द नॉर्डिक मूव, इन देशों को नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है, इज अबाउट कोपिंग विद द हाइटेंड sense of insecurity in northern Europe after the Russian invasion of Ukraine. It is not only the many developments unfolding in Central Europe that promise to transform the continent's geopolitics. Obviously geopolitics के चलते और invasion के चलते, यूक्रेन के ऊपर जो invasion किया गया है रशिया द्वारा, उसके चलते इसको किया गया है, और इन देशों को Nordic countries भी कहते हैं। Together the emerging security arrangements are being called the new Warsaw Pact. For most of them are centered on Poland. और ऐसा क्या है, और ये कहना चाहते हैं कि जो एक नया वर्सो पैक्ट होता दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, टुगेदर द इमर्जिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर बीइंग कॉल्ड न्यू वर्सो पैक्ट। उसको न्यू वर्सो पैक्ट कह रहे हैं, but most of them are centered on Poland। और इसका सेंटर क्या है, पोलैंड है। अब पोलैंड को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। Now during the Cold War, when Poland was part of the Soviet bloc, अब जो पोलैंड को आप जो देख रहे हैं, ये लेटेस्ट ब्लॉक अभी मैप है, इसके हिसाब फिर भी अगर आप ध्यान दें तो ये रशिया के पास का देश दिखता है। ठीक है, ऑल्दो पहले तो ये सारे के सारे USSR में ही आते थे, लेकिन अगर कोल्ड वॉर के समय में जाएं, मतलब अगर हम 1955 की बात करें, तो उस समय ये सोवियत का ही ब्लॉक था, ईस्टर्न यूरोप नेशंस। इट होस्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्सो पैक्ट दैट वाज सेट अप टू काउंटर द वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस, नॉट अनदर नाटो। ठीक है, और ये काउंटर करने के लिए बनाया गया था ये ब्लॉक, किसको, नाटो को। ठीक है, ऑब्वियसली नाटो कौन, वो अलायंस जो यूएस को सपोर्ट करता है, और यूएसएसआर मींस सोवियत यूनियन या फिर रशिया। 2 देश बने, 2 गुट बने, रशिया और अमेरिका। द आर्क ऑफ जियोपॉलिटिक्स thus has turned full circle in Central Europe as a new Warsaw Pact trains at guns to the east to resist Russian revisionism। मतलब अब ऐसा लगता है कि नया वर्सो पैक्ट जो ये बन रहा है, जिसमें पोलैंड सेंटर होगा, उस केस में ऐसा लग रहा है कि एक नया सर्कल बन रहा है सेंट्रल यूरोप में, जहां पे ट्रेन्स टू इट्स
गन, जिनको वहां की गन्स को ट्रेन किया जा रहा है, टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ रशियन रिविजनिज्म को, या रशिया को एक बार दोबारा रिविजन कराना, दोबारा से पिक्चर में लेके आने की कवायद को लेकर के। In many parts of the world, including India, the debate has framed the Ukraine war a consequence of Russia's inevitable reaction to the avoidable NATO expansion। और ऐसा माना जाता है कि इसमें इंडिया भी मानता है कि कॉन्सिक्वेंस है, जहां पे यूक्रेन की कॉन्सिक्वेंस है उस घटना का, जहां पे नाटो के एक्सपेंशन को कम करना चाहता है रूस और अपनी पावर को दिखाना चाहता है, सुपर पावर जो बनना है देशों को, उसकी लिस्ट में आगे आना चाहता है। देयर इज लेस रूम इन दिस सैंपल नैरेटिव फॉर सेंट्रल यूरोप इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स। ठीक है, ये चीज चल रही है ना। समझ वाली बात यहाँ पे ये है, हम ये देख लें कि कौन कौन से देश कोल्ड वॉर के समय कहाँ कहाँ हुआ करते थे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वर्सो पैक्ट के वो देश हैं जिनमें जो देश एडेड थे वर्सो पैक्ट में, और नाटो वो देश हैं जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, वो नाटो को सपोर्ट करने वाले देश थे 1960 में। और जो आपको ये हल्का सा पीछे कलर है, ये नॉन अलाइन थे, ये किसी में जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर आप देखें, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब आपके सोवियत यूनियन के साइड थे। बाकी जो आपको ग्रीन देश दिख रहे हैं, जहां पर आपको नॉर्वे आपको दिख रहा है, डेनमार्क दिख रहा है, स्वीडन नहीं था कहीं पे, फिनलैंड कहीं नहीं था, और इसके साथ ही साथ यूके है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, और पोर्चुगल, टर्की भी है, ग्रीस है। ये सब आपके नाटो के साथ के देश थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ यूक्रेन सरप्राइजिंग एंड कॉस्टली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन इज सर्टेनली फैसिलिटेटेड बाय द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वेस्टर्न आर्म्स। और जैसे कि हम जानते हैं, यूक्रेन को लड़ने के लिए सपोर्ट कहां से मिल रहा है? वेस्टर्न आर्म्स से। द मोर डीपली द रेजिस्टेंस अबाउट नेशनलिस्ट यूक्रेन पॉलिटिकल रिफ्यूजल टू बी अब्सॉर्ब इन यूरेशन। और हो क्या रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने मना किया रशिया में अब्सॉर्ब होने के लिए या उसमें जुड़ने के लिए। द यूक्रेन्स डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ रशिया इज शेयर्ड वाइडली इफ नॉट बाय सेंट्रल यूरोप नेबर्स। और ये जो समस्या यहाँ बन के खड़ी हुई यही है कि यूक्रेन ने मना किया रशिया से जुड़ने के लिए, और वेस्टर्न सपोर्ट की वजह से ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। इसके इतिहास में भी अगर जाए तो विक्टर ओरबान हंगरी के जो राजा हुए या हेड हुए इज अ क्लियर एक्सेप्शन, बट हंगेरी was among the first nation of the old Warsaw Pact to challenge the Soviet domination। और हंगेरी एक ऐसा देश था जिसने चैलेंज किया सोवियत डोमिनेशन को ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और उनकी अपराइजिंग हुई 1956 में। और जो मिस्टर विक्टर ओरबान की अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, हंगेरी के जो हेड थे उसके बारे में है। तो इस तरीके से कई देश बाद में उठ खड़े हुए, यूक्रेन में से नया नहीं है, यूक्रेन में बाद पहले जुड़ा था फिर हट गया ना, उस तरीके से हंगेरी में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सपोर्ट किन देशों को मिलता है वेस्ट से, वो आगे तक जाते हैं। दिल्ली के लिए क्या है कि दिल्ली की जो इंपॉर्टेंस है वो रशिया के लिहाज से कई सालों से रही है। Once removed geographically speaking from Moscow has benign view of Russian history, but Russia's immediate neighbors, जो अभी जिसमें चाइना की बात हो रही है, चाइना का भी जो इतिहास रहा है, जहाँ पे जार रशिया की अगर हम बात करें सोवियत यूनियन के समय से, तो रशिया का जो दोस्ती है चाइना से कोई खास नहीं रही, कोई ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं रही, लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए वो एक बड़ा अलाई बनता दिख रहा है। Now where you stand it is often said depends on where you sit, और ऐसा लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर यू स्टैंड, आप खड़े कहाँ होते हैं, ये हमेशा उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठते हैं। तो ये लाइन की अगर आप ध्यान से दिमाग से देखिए तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि सेंट्रल यूरोपियन व्यूज ऑन मॉस्को आर नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम दोज इन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोप सच एज फ्रांस, जर्मनी एंड डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद रशिया। मतलब ऐसा सिर्फ सेंट्रल यूरोप में नहीं, जो नए देश बन के आ रहे हैं उनके लिए नहीं है कि जो नई ग्रुपिंग हो रही है, इंडिया के लिहाज से नहीं, किसी और लिहाज से भी ऐसा लगता है कि वो वेस्टर्न फ्लैंक की तरफ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जहां फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और कुछ ऐसे देश हैं जो रशिया से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। नाउ सेंट्रल यूरोपियंस कंप्लेन दैट वेस्टर्न यूरोपियंस इग्नोर्ड देयर रिपीटेड वार्निंग्स ऑफ रशिया। और ऐसा है कि उन देशों के बीच में भी आपस में लड़ाई रहती है, यूरोप हमेशा एक जैसा नहीं रहा। आपने देखा ही कि आधे देश सोवियत की तरफ, आधे देश वेस्टर्न की तरफ, तो झगड़ा वहां पे भी है, जिसकी वजह से समय समय पे उन्होंने कई ग्रुप बनाए। टू बी श्योर यूरोप हैज रैलीड टुगेदर आफ्टर द अटैक ऑन यूक्रेन इन February 22। और ऐसा देखा गया कि यूरोप आपस में जुड़कर के तब आया जब फरवरी में अटैक हुआ ऑन यूक्रेन, फरवरी 22 को। नाउ द पॉइंट इज कि एक साल हो चुका है, लड़ाई कोई अंजाम नहीं निकला है, तो अब देश ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर भी कुछ घटना ना घट जाए,
कोई अटैक ना हो जाए तो क्यों ना अलाई बन जाए. Even as the Central Europeans look to NATO for protection from Russia, they are unwilling to simply state their future potential compromises between West Europe and Russia. जबकि वो खतरा देखते हैं रशिया से और प्रोटेक्शन उनको नाटो से चाहिए, फिर भी वो आपस में अलाई कर पाते हैं या नहीं, ये भी समस्या है. अनविलिंग है आपस में जोड़ने के लिए. The Central Europeans have long been a trampling ground for their larger European neighbors, especially Russia and Germany. Great power map making in Central Europe repeatedly redefined the borders and identify of the nations in the heart of the continent. ठीक है, क्लियर है. नाउ पॉइंट इज दिस कि आप इसमें देखते हैं कई ऐसे ग्रुप बने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं प्री में, जहां पे बुखारेस्ट 9 करके ग्रुप बना यूरोप का. उसके बाद 3 सीज इनिशिएटिव बने देशों के बीच में, जहां पे कुछ देश ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आए. उसके बाद बुखारेस्ट 9 बने जहां पे 9 देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया 2015 में. और ये सब सारी घटनाएं तब हो रही हैं जब 2014 में क्रीमिया को मिला दिया गया, अटैक कर लिया गया रशिया के द्वारा. और उसके पहले जो घटना घटी थी जहां पे यूक्रेन पर अटैक किया तो फिर से वो अलाई करने के लिए आई थी. तो अब अगर आप देखें 2 घटनाएं घट रही हैं जहां पर जब यूक्रेन पर अटैक होता है तो नॉर्डिक देश जुड़ जाते हैं, जहां पे 2014 में क्रिमिया के ऊपर कंट्रोल करा जाता है रशिया के द्वारा, तो बुखारेस्ट 9 बन जाता है. और 2016 में 3 सीज इनिशिएटिव बनता है. तो मतलब आपस में ये देश ग्रुप बना रहे हैं समय समय के साथ. इसी को वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं बेसिकली राइटर, कि 2020 में स्मॉलर ग्रुप एक और बना, ल्यूब्लिन ट्रायंगल इन्वॉल्विंग पोलैंड, लिथुआनिया एंड यूक्रेन वाज फॉर्म. एक ग्रुप बनाया गया था अपनी सुरक्षा के लिए. नाउ इसी के लिहाज से अब जो सेंटर बन रहा है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में अरेंजमेंट किए गए हैं. पोलैंड जो एक जुड़ा हुआ ब्लॉक अभी भी है रशिया से और उसका न्यूक्लियस भी वहीं पर है. न्यू अरेंजमेंट कहाँ किए गए हैं? पोलैंड में. क्यों? द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोलैंड हैज बीन क्वाइट रैपिड सिंस द ब्रेकअप ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक ड्यूरिंग 89-91. It is now becoming a major military power by doubling its armed forces, modernizing its military and leading the regional effort to support Ukraine's fight against Russia. और जो अब इस बार का वर्सो पैक्ट का ब्लॉक पोलैंड इसलिए है क्योंकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, इसलिए पोलैंड को हाईलाइट कर रहे हैं. अच्छी बात है, पर देखने वाली बात है कि कब तक उनको एंग्लो अमेरिकन पावर्स का सपोर्ट मिलेगा, कब तक वो लड़ पाएंगे. क्योंकि रशिया एक बड़ा देश है, अगर उनको सपोर्ट मिलता रहा तो ठीक है, नहीं मिला तो कब तक वो लड़ पाएंगे. और ये वाकई के लड़ने वाला पॉइंट है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, आप सीरिया को लीजिए, टर्की को लीजिए, जहां पर बाहर की पावर्स लड़ती हैं और इस देश का अंजाम क्या होता है हम सीरिया को देख रहे हैं. 10-11 साल हो गए लड़ाई चल रही है, खत्म नहीं हुई. तो अगर ऐसे देश में क्या होता है, इनोसेंट लोगों की मौत होती है. तो उस केस में चाहे लड़ाई कभी भी खत्म हो जाए, हो सकती थी, लेकिन ना होने की सिचुएशन बनाई गई कि खत्म कभी भी ना हो. So London presumably with US backing this has seized the Ukraine crisis to demonstrate Britain's continuing relevance to European security by signing several security agreement in North and Central Europe. और जिसमें लंदन यूके एक टॉप मोस्ट फेवरेट कंट्री बनकर के आ रहा है सेंट्रल यूरोप का, जहां पे वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं और सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं. अब समझ वाली बात है कि इंडिया को क्या करना है. तो इंडिया की स्ट्रेटेजी ये है, वेयर डज दिस लीव इंडिया. इंडिया को अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है इस इलाके में. ऑल्दो हमने फिर भी रशिया यूक्रेन के हवाले से हमने इस यूरोपियन स्ट्रेटेजी को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी है, रशिया के अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमको अपनी स्ट्रेटेजी को रीअरेंज करना है. अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम इस जो दौड़ में पीछे ना रह जाएं, इसलिए जरूरी है हमें अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रीमलाइन करना. ये पहले भी कहा गया है कि रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए इंडिया को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए. पर कहने से क्या है, जैसे स्ट्रेटेजी होती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए टॉप पे, वो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं. लेकिन आप इस आर्टिकल को लीजिए जहां पर आप अपनी ज्योग्राफी को रिवाइज करिए, अभी तक के अलायंसेस क्या क्या हुए हैं उसको रिवाइज करिए, और साथ ही साथ कौन से देश कब कहां दिखते थे और अब कहां दिखते हैं वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है. तो इस लिहाज से आईआर के पर्पज से आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है, डिसाइडेड टू होस्ट रशियन न्यूज टू वार्ड ऑफ प्रेशर फ्रॉम नाटो सेज बेलारूस. और ये एक उसी में आगे की न्यूज ये है कि डेज आफ्टर पुतिन सॉट डिप्लॉयमेंट, ये बीच में खबर आई थी कि न्यूज को लगा दिया गया है बेलारूस की बॉर्डर पे. तो उस केस में ये न्यूज है that Belarus said on Tuesday it had decided to host Russian tactical nuclear weapons after years of pressure from US and its allies aimed at changing its political and geopolitical direction. और अब क्या है, बेलारूस ने क्या बोला है कि it had decided, तय कर लिया है, to host Russian tactical nuclear weapons after years of pressure. मतलब रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को वो टैक्टिकल लगाएगा, डिसाइड करेगा, अपने बॉर्डर लगाएगा और डिसाइड करने के बाद ऐसा करेगा फ्रॉम द यूएस एंड इट्स एलाइज. और किसका प्रेशर था उसके ऊपर? यूएस का प्रेशर था.
एम्ड एंड चेंजिंग इट्स पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन, उसको बदलने का एफर्ट था, प्रयास था बेलारूस के ऊपर, लेकिन अब फिलहाल वो रशिया की तरफ से काम करेगा। द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन सैटरडे दैट मॉस्को वुड इन फ्यूचर लुक टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन नेबरिंग बेलारूस एंड अलाई एस्केलेटिंग एट स्टैंड ऑफ विद वेस्ट। ठीक है, तो बेलारूस ने कहा है कि नहीं, मैं रशिया की तरफ से लड़ूंगा। तो अगर आप देखें कि ऐसे ही गुटबाजी के चक्कर में देश अलग अलग टूट रहे हैं, और ये जो घटना घट रही है, अगर एज पर वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखिए, कोई अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। हम एक बड़े वॉर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं खत्म होना ही पड़ेगा। उसके साथ टेस्ट लॉन्च मिसाइल इन सी ऑफ जापान रशिया, मॉस्को टेस्ट फायर एंटी शिप मिसाइल इन द सी ऑफ जापान रशिया's डिफेंस मिनिस्ट्री said Tuesday with two boats launching a stimulated missile attack on mock enemy warship about 100 kilometers away। और टेस्टिंग भी करी है सी ऑफ जापान में। उसके बाद इन यूक्रेन, यूके एंड पोलैंड टू बिल्ड 2 टेम्पररी विलेजेस, और 2 टेम्पररी विलेजेस भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना पोलैंड सेंटर है, पोलैंड सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो वहां पे टेम्पररी विलेजेस को बनाया गया है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। तो ये न्यूज भी आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सब इस इशू को लेकर के वो भी क्लियर होती रहेगी। नाउ इस मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैप मुझे मिला है इंसाइक्लोपीडिया से, और दूसरा मिला है वर्ल्ड एटलस से। आप भी देख सकते हैं कि आप बेलारूस को देखिए, बिल्कुल लगा हुआ है रशिया से, ये अभी प्रेजेंट का मैप है। और अगर वर्ल्ड मैप में आप देखें तो आपको बेलारूस यहाँ दिखाई देगा, यूरोपियन रशिया, या फिर आप सीधे रशिया बोले, यहाँ पे बाल्टिक दिख रहा है, ब्लैक सी दिख रहा है, यूरोप है, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, बे ऑफ बिस्के सब दिख रहा है, राइट। तो मैप भी क्लियर करते चलेंगे अपन। उसके बाद यूएस जापान अराइव एट डील ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी मिनरल्स टू कट रिलायंस टू चाइना। ये जो एक एफर्ट है चाइना के ऊपर भी डिपेंडेंसी को कम करने का, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। वो हम का मतलब भारत के साथ, और वो देश जो चाइना की डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजी है, असर्टिव डोमिनेंस स्ट्रेटेजी है, उसको कम करना चाहते हैं। इसमें अभी जापान के जो हेड है उन्होंने भी कहा था कि हम पैसिफिक इलाके को शांति पे रखना चाहते हैं। सो हाफ ऑफ द क्रेडिट फॉर परचेज कंज्यूमर्स इज रिजर्व फॉर नॉर्थ अमेरिकन असेंबल्ड व्हीकल एंड बैटरीज, अ सोर्स ऑफ कंसिडरेबल टेंशन विद द यूरोपियन यूनियन, जापान एंड साउथ कोरिया, who worry that their current battery makers will be rendered uncompetitive। तो यूएस जापान ने एक डील क्रैक करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, जहां पे जो रिलायंस जो है चाइना के ऊपर, जो कम किया गया है। कि समस्या सिर्फ चाइना नहीं है, जापान, साउथ कोरिया के भी इलाके जहां पे कंजम्पशन, जहां पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हैं बैटरी वाले व्हीकल्स की और बैटरीज की, तो उस केस में उनके लिए भी एक झटका है। तो इसके लिए ये इस तरह की अवेयरनेस भी आप दिमाग में रखेंगे तो आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी काफी हेल्प होगा। सो व्हाइल द स्कोप ऑफ द डील इज लिमिटेड, द बाइडेन हैज आल्सो प्रमोटेड इट एज द स्टार्ट ऑफ न्यू फ्रेमवर्क दैट द यूएस एंड इट्स allies hope to build with like-minded nations to develop more supply chains that do not rely on China। ठीक है। नाउ एक चीज और है, अगर आप देखें तो इस तरीके की अगर जब तक फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट देशों का कम नहीं होगा, तब तक कोई भी देश आगे कैसे बढ़ सकता है, राइट। अगर कम नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा, और अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कहा गया था रशिया से तेल कोई ना ले। रशिया से तेल लेने की वजह से, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, बाद में भारत है, तो रशिया को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए अगर हम चाइना से हम इंपोर्ट करना छोड़ दें या चाइना का एक्सपोर्ट हम ना लें, तो उस केस में क्या है कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहां डिपेंडेंसी ज्यादा है चाइना के ऊपर कुछ देशों की, वो कम हो सकती है, राइट। द डील आल्सो एम टू रिड्यूस यूएस जापानीज डिपेंडेंस ऑन द चाइना फॉर सच मटेरियल्स बाय रिक्वायरिंग collaboration to combat not market policies and practices of their countries in the sector and on conducting investment reviews of foreign investment in the critical mineral supply chain। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना स्पेंड $240 बिलियन बेलिंग आउट बेल्ट एंड रोड कंट्री स्टडी। ये स्टडी कहती है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड जो पॉलिसी है उसके चलते कई डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत सारा पैसा दिया है, जो एक तरीके का ट्रैप है। और इसके चलते पहले भी पाकिस्तान के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी बोला गया है कि जहां पे वो ऐसा करते रहे, जहां द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना स्वैप लाइंस अकाउंटेड फॉर 170 बिलियन ऑफ फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग इन सूरीनाम, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह की जो घटना चाइना करने में एक्सपर्ट है, जहां पर
उन्होंने कई सारे लोन और पैसा दिया है ऐसे देशों को 2008 से 21 के बीच में, जहां पे लोगों के देशों के डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट सा होता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ लेंडिंग वाज मेड बिटवीन 2016-21 mainly to middle income countries including Argentina, Mongolia and Pakistan, according to a report by researchers from the World Bank, Harvard Kennedy School, Aid Data and the Kiel Institute for the World Economy। ये डेटा मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपर्ट कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के, और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का डेटा है ये। तो ये स्टडी पहले भी आई है इसमें। अच्छा, समझने वाली बात क्या है इस आर्टिकल में, मैं क्यों पढ़ूं उसको यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए पढ़ना ही नहीं है कि ये क्या चाइना क्या कर रहा है, पैसा क्यों लगा रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी को पता होना जरूरी है। इससे हमारा एक स्ट्रेटेजी क्लियर होती है कि हम कितना जानते हैं देशों के बारे में। हो सकता है सवाल ये बिल्कुल ना बने, लेकिन वन बेल्ट वन रोड तो पूछा जा सकता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वन बेल्ट वन रोड क्या थी। और अगर ऐसा है तो श्रीलंका के डेट क्राइसिस में चाइना का कितना हाथ है ये तो पता हो जाएगा ना आपको, अगर हमको स्ट्रेटेजी पता होगी तो। क्योंकि जो डेट क्राइसिस श्रीलंका के ऊपर है, जो डेट क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर है, उसमें चाइना का बड़ा हाथ है, ये हमको पता चलता है इन सारे ओपिनियंस को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है पैनल टू लुक एट वेज टू बूस्ट मल्टीलेटरल बैंक्स। इसमें जो एक कमेटी बनाई जा रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात में कहा है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है, जो कई देशों को सहायता पहुंचाते हैं, जो सॉफ्ट लोन देते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। पैनल विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट एमिरिटस लॉरेंस समर्स एंड 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह और G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में डिसाइड होगा, जहां पे इन चीजों को असिस्ट किया जाएगा, जिससे एमडीबीज और एसडीजीज जो गोल हैं उनको एमबीडीज डीवीज को एनहांस करने में और एसडीजीज को भी सपोर्ट करने में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अच्छा, मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? जो कई पक्षों को असिस्ट करते हो और आपको हेल्प करते हो। वो बैंक्स बड़े बैंक होते हैं, जैसे एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा आईएमएफ हो गया। तो आईएमएफ तो खैर बैंक नहीं है, पर जो इस लेवल के बड़े बैंक होते हैं वो जो सपोर्ट करते हैं वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, और इनको हेल्प करने के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है ताकि उनकी समस्याओं को भी केटर किया जा सके। क्योंकि G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के हिसाब से ये समस्या सामने आई, और G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो हम इस पे काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे देश के फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह भी इसमें रहेंगे एज ए को कन्वेनर्स। ठीक है ना, ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे कुछ देर के बाद।